हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, वो टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का थर्ड पार्ट। ठीक है, आज हम लोग NMR के थर्ड पार्ट को करने वाले हैं। देखिए, बहुत आसानी से आप समझ चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होता है। न्यूक्लियॉन्स का अपना जो होता है राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है, ये नॉर्थ ये साउथ। लेकिन जैसे ये क्या कहलाता है, ये है आपको डीजेनरेटेड फॉर्म। लेकिन जैसे हम इसको मैग्नेट के बीच में लगाते हैं, जैसे हम इसको मैग्नेट के बीच में लगाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ के बीच, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन करता है तो इस साइड साउथ आ जाता है, एंड साउथ साउथ रिपल्सन करता है तो ये नॉर्थ में चला जाता है। मतलब कि जब इस पर प्रेशर लगता है दोनों साइड से, नॉर्थ एंड साउथ साइड से, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ नॉर्थ को धक्का मारता है और साउथ साउथ को धक्का मारता है, और ये क्या होता है, ऐसे पलट जाता है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। देखिए, ये इस तरह से हो जाता है। इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलता, बस क्या होता है कि ये डायरेक्शन बदल जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्या हो गया, ये आपको स्टेबल फॉर्म हो गया। और आपको पता है कि जब हम इसमें IR टॉर्च ऑन करके देते हैं इसको, तो ये IR टॉर्च क्या करता है, इसको ज़बरदस्ती धक्का मारता है, इसको फोर्सफुली इसको पलटने को बोलता है, और ये फाइनली क्या होता है, ये पलट जाता है इस तरह से। ठीक है, और ये फाइनली क्या होता है, इस तरह से पलट जाता है। नॉर्थ साउथ वही है, लेकिन अब क्या हो गया, नॉर्थ इधर आ गया और साउथ इधर आ गया, ये से पलट गया। ये आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ रखा है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से, बहुत डिस्कस्ड वे में मैंने आपको इसको बताया। आज हम लोग बात करेंगे आई की, यानी कि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आई का वैल्यू होता है, आपको पता है कि आई का वैल्यू 0 भी हो सकता है, आई का वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकता है। आपको पता है कि जब आई का वैल्यू अगर 0 हो गया तो वो क्या हो गया, आपका NMR इनएक्टिव। ये आपको पता है कि अगर आई का वैल्यू आपको क्या हो गया, 0 हो गया, तो वो क्या हो गया, NMR इनएक्टिव। लेकिन अगर आई का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका NMR एक्टिव। अच्छा, आई का वैल्यू जब 0 नहीं है, आई नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर दो बात आती है। ठीक है, समझिएगा, या तो आई का वैल्यू हाफ हो जाए, और या तो आई का वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो जाए। आपको पता है कि मिनिमम हाफ होता है, और या तो हाफ से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, हाफ है तो ठीक है, लेकिन हाफ अगर नहीं है तो आई का वैल्यू 1 आपको 1 हो सकता है, 1 आपको 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपको 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। आई का वैल्यू जब वो हाफ से ज़्यादा है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3/2, 5/2, 7/2, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो आई का वैल्यू क्या हो, सिर्फ हाफ हो। तो ये दोनों अब फ़र्क पड़ गए, दोनों अलग अलग हो गए। अब अगर आई का वैल्यू सिर्फ हाफ हो तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन क्वाड्रुपोलर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्वाड्रुपोलर। और अगर आई का वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रुपोलर। अब समझिए बात को, कितना बड़ा खेल यहाँ पर छिपा हुआ है। अगर आई का वैल्यू हाफ है तो ये नॉन क्वाड्रुपोलर हुआ। नॉन क्वाड्रुपोलर का क्या मतलब हुआ कि एक कंप्लीट सर्कल बनेगा इसका न्यूक्लियस के द्वारा। इसके न्यूक्लियस टेढ़े मेढ़े नहीं भागेंगे। अब सोचो ना कि यहाँ एक सेंटर हो और इस सेंटर के थ्रू आप इसको घुमा रहे हो, तो जब ये घूमेगा, बिल्कुल तेज़ी से घूमेगा, तो ये क्या करेगा, परफेक्ट सर्कल बनाएगा। क्या बनेगा, एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। और सर्कल के जो एजेज होंगे वो बिल्कुल शार्प होंगे। आप सोचो ना, एक गोल चकड़ी लेके उसको घुमाए, बीच में मोटर लगा के एकदम सेंटर में उसको मोटर लगा, तेज़ी से घुमाए उसको, तो एक परफेक्ट जो उसका एज बनेगा, जिसमें कहीं भी थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ बना एकदम शार्प ग्राफ बनता है इस तरह से। देखिए, इसके जो ग्राफ बनेंगे वो इस तरह से क्या बनेंगे, एकदम शार्प ग्राफ बनेंगे। ठीक है, आप ये सोचो ना कि जैसे एक फ़ैन है, होता है जो सीलिंग फ़ैन होती है, उस सीलिंग फ़ैन के ब्लेड्स को खोल दो, उसका जो सिर्फ हेड बचे, अब स्विच ऑन करो, तो वो जो हेड घूमेगा, जो तेज़ी से वो हेड घूमेगा, तो क्या उस हेड के आपको आर पार नज़र आएगा? आप बोलो नहीं सर, उस हेड के आर पार कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल सिर्फ हेड ही घूमता हुआ दिखाई देगा। तो यानी आपको वहाँ पर परफेक्ट एक सर्कल बना, और आप उसका जो ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ भी क्या होगा, परफेक्टली होगा वो ग्राफ। लेकिन अगर आई का वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो गया तो ये जस्ट लाइक ऐसा हो गया कि जब आप फ़ैन को घुमाते हो, उसमें ब्लेड लगे हुए हैं। अब ब्लेड लगे हुए, जब वो गोल गोल भी घूम रहा है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, आप इस पार से उस पार देख पा रहे हो। ठीक है, या यूँ सोचो कि आप जो इसको गोल घुमा रहे हो, जो आपके पास गोल था, इसको गोल ना हो कि ये इस तरह का एलिप्टिकल हो, अब आप यहाँ से इसको घुमा रहे हो, तो ये कैसे घूमेगा। देखो, इसमें 2 पोल बन रहे हैं, देखो डाईपोल, देखो एक पोल इधर एक पोल इधर, इसमें कोई पोल नहीं है, इसलिए नॉन क्वाड्रुपोलर है। इसमें 2 पोल है, तो इसका मतलब जब ये इधर होगा तो 2 पोल यहाँ
और जब ये यहाँ होगा तो 2 पोल यहाँ, देखिए इस तरह से क्या बनेंगे, 4 पोल बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसलिए इसको क्या कहा गया, क्वाड्रुपोलर कहा गया, जब आई का वैल्यू हाफ नहीं हुआ। अगर आप इसको तेज़ी से घुमाते भी हैं तो भी ये परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, इस सर्कल के बीच ढेर सारे क्या रह जाएंगे, गैप रह जाएंगे। और दैट्स वाई कि इसका जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल आपको परफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि उससे सिग्नल क्या आ जाएगा, आपका ब्रॉड सिग्नल आएगा। देखिए ये सिग्नल शार्प आया, लेकिन ये जो सिग्नल आया, ये सिग्नल क्या हुआ, शार्प नहीं आया, बल्कि ये सिग्नल आपका ब्रॉड सिग्नल आया। आई बात समझ में, ये सिग्नल शार्प है और ये सिग्नल क्या हो गया, आपका ब्रॉड हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा सारा खेल जो है, हमारा सारा जो स्टडी है, सारा जो फोकस है, वो इस टाइप के न्यूक्लियस के ऊपर होगा जिसका आई का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। यानी जो हमारे पास हमें वही स्टडी करनी जिसका आई का वैल्यू हाफ है, क्योंकि इसके जो सिग्नल आएंगे, जिसका जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, इसका सिग्नल आपका शार्प आएगा। लेकिन जो आई का वैल्यू अगर हाफ नहीं हो, हाफ से ज़्यादा हो, चाहे कुछ भी हो, हाफ से ज़्यादा है, तो इसका सिग्नल कैसा आ जाएगा, आपका इसका सिग्नल ब्रॉड आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अगर ग्राफ इस तरह से दिया हो तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे किसी न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियाई का है, जिसके लिए आई का वैल्यू क्या है, आपको हाफ है। लेकिन अगर ग्राफ आपको उस तरह से ना देके ग्राफ आपको इस तरह से दिया गया है तो आप समझ जाओगे कि एनएमआर ग्राफ इस तरह भी पॉसिबल है। लेकिन ये किसके लिए हो गया, तो ये उन न्यूक्लियाई के लिए जिनके लिए आई का वैल्यू हाफ से ज़्यादा है। आई बात समझ में। चलिए पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम उन एग्जांपल्स को देखते हैं जिसके लिए हमारे पास शार्प सिग्नल आते हैं। मतलब हम ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे जिसके लिए आई का वैल्यू परफेक्टली 1/2 आएगा। कौन कौन है वो, ये देखिए, हाइड्रोजन 1, उसके बाद फॉस्फोरस 31, और कौन है भाई, कार्बन 13, फ्लोरीन 19, और कौन है, तो ये 4 एग्जाम्पल मेनली है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड फ्लोरीन। इन सब के लिए आई का जो वैल्यू है वो कितना है, हाफ 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 हाफ। ठीक है, इन सब के जो सिग्नल आएंगे वो बिल्कुल परफेक्टली क्या होंगे, आपको इन सब के जो सिग्नल आएंगे वो परफेक्टली आपको शार्प सिग्नल होंगे। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी नोट कर ले, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन का आइसोटोप देखिए, हाइड्रोजन 11, फॉस्फोरस जो हो गया आपको 15, 31, कार्बन 631, फ्लोरीन 19, 915 और नाइट्रोजन 715। ये सभी जो हो गए, इन सब के लिए जो सिग्नल आएंगे वो क्या आएंगे, बिल्कुल परफेक्टली शार्प सिग्नल आएंगे। इन सभी के सिग्नल क्या आएंगे, शार्प सिग्नल आएंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं जैसे कि आयोडीन की, ठीक है, आयोडीन के लिए जो आई का वैल्यू होता है वो 1 होता है। ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम मतलब हाइड्रोजन का दूसरा फॉर्मेट, दूसरा आइसोटोप, इसके लिए भी आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जो बोरॉन है 10, इसके लिए आई का वैल्यू 3 होता है। जो बोरॉन 11 है इसके लिए वैल्यू क्या होता है, 3/2। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एग्जांपल है जिनके एनएमआर सिग्नल तो आते हैं लेकिन शार्प नहीं आते हैं। इन सब के जो एनएमआर सिग्नल आएंगे वो शार्प नहीं आएंगे, बल्कि वो क्या आ जाएंगे, इस तरह से ब्रॉड सिग्नल आएंगे, जो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये हमारे किसी भी काम की ये सिग्नल नहीं है। चलिए हम एक बहुत बड़ी बात को समझने जा रहे हैं, आप लोग एकदम रिलैक्स होकर समझिए। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक डेल्टा म्यू और एक है हमारे पास डेल्टा टी। डेल्टा म्यू क्या है, डेल्टा म्यू को कहते हैं हम लोग सिग्नल विड्थ, यानी सिग्नल की चौड़ाई, और डेल्टा टी को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इन 2 चीज़ों को समझना है एनएमआर को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए सबसे पहली बात है कि हम सिग्नल विड्थ किसे कहते हैं और रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको एनएमआर को समझना होगा, एनएमआर के आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कि मान लीजिए कि जैसे ये हमारा एनएमआर मशीन है, देखिए ये हमारा एनएमआर मशीन है। इस एनएमआर मशीन के अंदर हमने क्या किया है, देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब डाला, थोड़ा बड़ा मोटा टेस्ट ट्यूब बनाते हैं हम, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाला। उस टेस्ट ट्यूब में जो हमारे पास, जब तक हमारे पास नॉर्थ साउथ एक्टिवेट नहीं थे, हमने भी सिग्नल को भी मशीन को ऑन नहीं किया। अभी हमारा जो मशीन है वो क्या है, ऑफ है। जब मशीन ऑफ है इसका मतलब कि जो इसके अंदर न्यूक्लियाई होंगे वो रैंडम मोड में होंगे, है ना, डिजेनरेटेड फॉर्मेट में, इस तरह से। समझ रहे बात को। अब जैसे हमने मशीन को ऑन किया, मशीन को ऑन करने का मतलब कि हमने नॉर्थ साउथ को ऑन कर दिया। देखिए
नॉर्थ साउथ को ऑन कर दिया। जैसे ही नॉर्थ साउथ को ऑन किया, अब क्या हो गए, ये सारे जो न्यूक्लियाई थे वो क्या हो गए, अलाइन हो गए। देखिए ये सारे न्यूक्लियाई क्या हो गए, नॉर्थ ईस्ट साइड और साउथ ईस्ट साइड, ये सारे अलाइन हो गए। और फिर जैसे ही हमने IR टॉर्च ऑन किया, देखिए जैसे हमने यहाँ क्या किया, IR टॉर्च ऑन किया, जैसे ही IR टॉर्च ऑन किया तो ये क्या हो गए, सारे जो मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल थे, जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई थे, वो कहाँ शिफ्ट हो गए, तो वो उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। देखिए इसमें जो मोस्ट ऑफ द थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये सब उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, मतलब इस डायरेक्शन में, ये उल्टे डायरेक्शन में। देखिए ये अब नॉर्थ इधर, साउथ इधर, देखिए ये उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। आपको पता है कि इसको ये हुआ क्या, तो जब हमने यहाँ पर दिया, ये सभी कहाँ थे आपको, लोअर स्टेट में थे। देखिए ये सभी लोअर स्टेट में थे, लेकिन जैसे हमने IR टॉर्च को ऑन किया तो सारे ऊपर चले गए। देखिए ये सारे क्या हो गया, अचानक से ऊपर चले गए। ये चलिए हम इसको NMR टाइप से नहीं बनाते, ये सारे ऊपर चले गए। थोड़ी देर तक हमने टॉर्च को ऑन रखा, ठीक है। जैसे ही थोड़ी देर हमने टॉर्च को ऑन रखा और टॉर्च को अचानक से ऑफ किया, टॉर्च को क्या किया हमने ऑल ऑफ सडन टॉर्च को ऑफ किया। जैसे ही टॉर्च को हमने ऑफ किया, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, टॉर्च को ऑफ किया, वैसे ही क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पर अभी लॉकडाउन के कारण ना ये नहीं मिल पा रहा है, मार्कर नहीं मिल पा रहा, तो ये लोकल मार्कर से काम चलाना पड़ रहा है। देखिए जैसे ही हमने क्या किया, टॉर्च को ऑफ किया, जैसे ही टॉर्च ऑफ हुआ, ये सारे सिग्नल जो NM न्यूक्लियाई थे वो क्या हो गए, वहीं वापस आ गए जहाँ ये चले थे, मतलब इस डायरेक्शन में। ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। तो कहने का मतलब जैसे हमने टॉर्च को ऑफ किया, ये सारा जो न्यूक्लियाई था वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ये सारा जैसे हमने टॉर्च को ऑफ किया, ये सारा न्यूक्लियाई क्या हो गया, नीचे आ गया। हमने थोड़ी देर टॉर्च को ऑफ रखा, जब हमने टॉर्च को ऑफ रखा तो इसको मौका मिला नीचे आने का। देखिए इसको मौका मिला कहाँ, ये जो न्यूक्लियाई जो ऊपर चले गए थे उस डायरेक्शन में घूम गए थे, उस न्यूक्लियाई को सीधा होने का मौका मिला। अब एक बार एक झटके में तो होगा नहीं, वो तो धीरे 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 घूम के क्या हो गया, इधर आ गया। फिर हमने टॉर्च को ऑन किया, ये फिर ऊपर गए, और फिर हमने टॉर्च को नीचे किया, ये एक झटके में धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे आ गए। फिर हमने टॉर्च को ऑन किया, ये एक झटके में ऊपर गए, और फिर हमने टॉर्च को ऑफ किया, धीरे 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 नीचे आ गए। देखिए जब हम टॉर्च ऑन करेंगे तो जाएगा झटके से ऊपर, लेकिन आएगा धीरे धीरे नीचे, ठीक है। देखिए हमने हिट किया, जैसे ही ऑन किया हमने टॉर्च को, एक झटके में ऊपर गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, फिर नीचे आया। अब समझिए बात को कि ये जब हमने टॉर्च को ऑन किया, जब जितने देर हमने टॉर्च को ऑन रखा, बच्चे लोग ध्यान दीजिए, जितने देर हमारा टॉर्च ऑन है उसको हम लोग कहते हैं पल्स टाइम। क्या कहते हैं उसको हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग पल्स टाइम, ठीक है। जितने देर टॉर्च ऑफ है, जितने देर के लिए हमने टॉर्च ऑफ किया, उसको हमने क्या बोला, पल्स इंटरवल, या इसी को हमने बोला क्या, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए इसी को हम लोग क्या बोले, पल्स इंटरवल बोले, या इसी को हम लोग क्या बोल दिए, रिलैक्सेशन टाइम बोल दिए। तो यही है रिलैक्सेशन टाइम, कि जितनी देर के लिए आपने टॉर्च को ऑफ किया, ये सिग्नल को नीचे आने का मौका मिला। देखिए ये देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डेल्टा टी, कि भाई इतने देर के लिए हमने टॉर्च को क्या किया है, ऑफ किया। एकदम रिलैक्स होकर समझिए कि ये जो सिग्नल हमारा ऊपर गया, अब ये सिग्नल नीचे आ रहा है और फिर सिग्नल ऊपर जा रहा है थोड़ी देर बाद, जब हम टॉर्च को ऑन करें। तो इन दो सिग्नल के बीच, इन दो NMR के बीच का जो गैप है, उसी को हमने क्या बोला, उसी को बोला हमने रिलैक्सेशन टाइम, या उसी को हमने बोला पल्स इंटरवल। उसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जब हमने ग्राफ बनाया पीक, फिर ऐसे बना, देखिए तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इसी को हमने क्या बोला, डेल्टा टी, यानी कि पल्स इंटरवल। क्या बोला इसको हमने, इसको हमने बोला पल्स इंटरवल। और ये जो बना, ये सिग्नल विड्थ है, देखिए यही सिग्नल विड्थ है, ये इसको हमने क्या बोला, डेल्टा म्यू। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से आप समझिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, एकदम कीप काम। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। नोट कीजिए पहले आप इसको, देखिए अब समझिए कि पल्स टाइम, पल्स इंटरवल और रिलैक्सेशन टाइम, इन सब में क्या क्या रिलेशन है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। सपोज कीजिए कि देखिए हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल रिलैक्स स्टेट में है, हमने टॉर्च जैसे ही ऑन किया, हमने टॉर्च ऑन किया, हमें दिखेगा नहीं, जैसे ही टॉर्च ऑन किया ये सारे सिग्नल ऊपर गए, जो जितने निकले थे वो सारे क्या हुए, ऊपर गए। अब अगर हम इस टॉर्च को ज़्यादा देर के लिए ऑन रखते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट ऊपर चला जाएगा, मैक्सिमम न्यूक्लियाई कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और फिर टॉर्च को हम ऑफ करेंगे तो फिर वो नीचे भी आएंगे। देखिए वो टॉर्च को नीचे करने पे वो क्या हो गए, ऊपर भी आए, नीचे भी आएंगे। अब फंडा ये है कि अगर टॉर्च को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ रखते हैं, समझिएगा बात को, अगर हम टॉर्च को मान लीजिए कि 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए हम ऑफ रखते हैं, तो इन सबको टाइम मिला पूरा नीचे आने का। देखिए ये सबको टाइम मिल गया,
ये जितने न्यूक्लियाई ऊपर गए थे वो सारे न्यूक्लियाई को टाइम मिल गया ऊपर से नीचे आने का, सारे रिलैक्स होकर नीचे आ गए। लेकिन अगर इस टॉर्च को हमने ऑफ किया, देखिए पहले बात तो टॉर्च को हम ऑन करेंगे तो ये सारे ऊपर जाएंगे, टॉर्च को ऑफ किया ये नीचे आने लगे और तब तक फिर से हमने टॉर्च को ऑन कर दिया, ये वहीं से फिर लौट जाएंगे। समझिए बात को, ये फिर यहीं से ऊपर लौट जाएंगे। देखिए तो आपको सिग्नल शार्प कैसे मिलेगा? समझिए बात को, रिलैक्स हो जाइए कि मैंने बोला कि अगर हम टॉर्च को ऑन करते हैं, टॉर्च को ऑन करते हैं, टॉर्च को ऑन किए ऊपर गया, टॉर्च को ऑन किए ऊपर गया, ठीक है। देखिए दो सिचुएशन है, हमने दोनों जगह टॉर्च को ऑन किया, हमने दोनों जगह टॉर्च को ऑन किया, ये ऊपर गया, फिर हमने टॉर्च को ऑफ किया, फिर हमने टॉर्च को ऑफ किया, ये नीचे आया, ये भी नीचे आने लगा और ये भी नीचे आने लगा। लेकिन हमने यहाँ पर टॉर्च को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ रखा, इस ऑफ का जो पीरियड था इस पीरियड को हमने बढ़ा दिया, तो सारे न्यूक्लियाई को नीचे आने का मौका मिल गया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, टॉर्च को ज़्यादा देर के लिए ऑफ नहीं किया, टॉर्च को हमने ऑफ करने का जो पीरियड था उसको कम रखा। जैसे पीरियड कम रखा यानी हमने टॉर्च को दोबारा से ऑन किया, तुरंत हमने बीच का जो टाइम था, जो इंटरवल था, उसको हमने क्या किया, कम रखा। अब जैसे ही हमने बीच में किया, ये इसको फिर तुरंत ऊपर जाना पड़ गया, इसको क्या करना पड़ेगा, तुरंत फिर से ऊपर जाना पड़ गया। और अगर ये ऊपर जाएगा बच्चे लोग, थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर जाएगा, हम टॉर्च का जो ऑन करने का टाइम रखे उसको बहुत मतलब कम टाइम के लिए हम ऑफ कर रहे हैं टॉर्च को, तुरंत पक से हम उसको ऑन कर दे रहे हैं टॉर्च को, तो ये ऊपर से नीचे आने का मौका कहाँ मिला, ये तो नीचे आता उससे पहले ही चला गया। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है, एकदम क्लियर ग्राफ बन रहा है, देखिए एकदम क्लियर ग्राफ बन रहा है। और इस ग्राफ को देखिए, जहाँ आपने क्या किया है, पल्स इंटरवल को क्या किया, छोटा रख दिया है, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए आपने ऑन किया। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको इस ग्राफ को अच्छे से देखने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी की मशीनें चाहिए होंगी, सस्ती मशीनें होंगी, जैसे कि 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की मशीनें होंगी। 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की मशीन जो है इसको भी देख सकती है, इसको भी देख सकती है, लेकिन चूंकि ये पहले से क्लियर है, पहले से ये क्लियर है, इसीलिए इसको एज इट इज़ देखेगी 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन। लेकिन वही 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन इसको इतना क्लियर नहीं देख पाएगी और इसको वो देखेगी ऐसे। अब बताओ, नहीं समझे? जूम करना समझते हो? जूम करना समझते होगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में वो है, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप है। उस माइक्रोस्कोप में सपोज कीजिए कि बहुत हाई क्वालिटी का लेंस लगा हुआ है, तो आप उसको जूम किए जा रहे हो, बिल्कुल परत दर तुरंत तोड़े जा रहा है किसी पार्टिकल को, एकदम उसके अंदर की चीज़ दिखा रहा है। लेकिन अगर उसकी जो लेंस है उसकी क्वालिटी सस्ती वाली है, वो लेंस ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, जूमिंग पावर कम है, तो क्या होगा, एक समय पे जाके रुक जाएगा। मतलब जो चीज़ अंदर में बहुत ज़्यादा बेक की हुई भी है वो भी आपको उस वे में नहीं दिखेगी। समझ रहे हैं बात को? यानी कि बच्चे लोग, इसको देखने के लिए आप 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पर भी इसको देख सकते हो, लेकिन 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे, सैंपल वही है, बस हमने क्या किया है, टॉर्च को तुरंत ऑन करना शुरू किया है, तो ये घना हो गया। अगर ये घना हो गया तो ये आपको 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन आपको ऐसे दिखाएगी, यानी कि आपको गलत दिखाएगी, यानी कि आपके पास प्रिसाइज डाटा नहीं बचेगा। तो क्या करोगे, तो अब बोलोगे सर इसको देखने के लिए हमें 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की मशीन ला के दीजिए तो हम इसको देख पाएँ। तो भैया 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन है कितनों के पास? इंडिया में तो गिने चुने मशीन ही होंगे, या शायद हैं भी कि नहीं पता, करोड़ों की मशीन आती है ये, ठीक है। इंडिया में तो वैसे भी कुछ नहीं बनता है, ठीक है। ये सारी मशीनें बाहर से असेंबल होके आती है और वो भी सेकेंड हैंड आती है, नहीं तो भगवान ही जाने की देते होंगे कि नहीं देते होंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर टॉर्च को तुरंत ऑन किया जाता है तो जो सैंपल रिलैक्स फॉर्म में आप आराम से पतली पतली लाइनें देखते, अगर टॉर्च को आप आराम से धीरे धीरे ऑन करके आराम से ऑफ करते, फिर थोड़ी देर बाद ऑन करते, अगर आप रिलैक्सेशन टाइम देते, पल्स इंटरवल देते, तो आपका जो सिग्नल है एकदम शार्प सिग्नल आते, मज़ेदार दोनों अलग अलग सिग्नल दिखते। लेकिन आपने अगर गलती से टॉर्च को जल्दी ऑन किया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके जो सिग्नल होंगे जैसे ऊपर जाएंगे, वो जैसे ही नीचे आने वाले होंगे तुरंत वो ऊपर चला जाएगा, जैसे वो नीचे आने वाला टॉर्च ऑन करोगे फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर जैसे नीचे आएगा टॉर्च ऑन करोगे फिर ऊपर चला जाएगा।
तो प्रॉब्लम क्या होगी इससे? तो प्रॉब्लम इससे ये होगी कि आपका जो सिग्नल होगा वो सिग्नल आपका इस वे में आपको नहीं दिखेगा। किस पर? सस्ती मशीनों पे। आपको उसको सस्ती मशीन पे वो ऐसा दिखेगा। अगर आप उसको एज इट इज़ देखना चाहते हैं तो फिर करोड़ों की मशीन मंगवाइए और फिर उसको आप देखिए। ये देखिए 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे ये क्लियरली आपको मेंशन हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है बच्चे लोग कि कोई ग्राफ अगर ऐसा बनता है, सपोज कीजिए अगर कोई ग्राफ ऐसा बनता है, ये देखिए ऐसा अगर कोई सिग्नल आता है तो 100 मेगाहर्ट्ज़ का जो मशीन होगा वो इसको ऐसे नहीं देख पाएगा। 100 मेगाहर्ट्ज़ की नज़रों में ये सिग्नल ऐसा होगा। ये देखिए ये 100 मेगाहर्ट्ज़ इसको ऐसे दिखाएगा। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हैं तो लाइए 200 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन, 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन, तब जाके ये आपको सिग्नल इतना क्लियर दिखेगा। अरे बात समझ में? तो अब मेरी बात पे वापस आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर किस बात को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किस बात को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समझिए बात को। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप टॉर्च को जल्दी जल्दी ऑन नहीं करते हैं, अगर टॉर्च को आप रिलैक्स होकर ऑन करते हैं एकदम आराम से, तो आपका सिग्नल ऐसा आएगा। ये देखिए आपका रियल सिग्नल ऐसा आएगा। ये देखिए गौर से देखिए, ये सिग्नल पतले होंगे, ये सिग्नल पतले होंगे क्योंकि इसके अंदर सेपरेशन नहीं होगा। आप इसको जूम करके भी देखिएगा तो इसके सिग्नल आपको ढेर सारे छोटे छोटे पार्ट में टूटे हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन वहीं अगर टॉर्च को आप जल्दी जल्दी ऑन करते हो तो आपको सिग्नल जो होगा, सिग्नल ऐसा सिग्नल दिखेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको सिग्नल दिखने लगेगा। और अगर इस टाइप का सिग्नल दिखेगा तो रियल में 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे वो सिग्नल कैसा दिखेगा? तो ये सिग्नल ऐसा दिखेगा। इतना बड़ा गैप नहीं, इस टाइप का दिखेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई कि इसकी विड्थ कम है, इसका जो डेल्टा म्यू है वो क्या है? कम है। देखिए जो सिग्नल की चौड़ाई है वो कम है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें देखिए इसका सिग्नल का चौड़ाई देखिए ज़्यादा है। देखिए 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 इसके सिग्नल की चौड़ाई ज़्यादा है, डेल्टा म्यू कम है। और डेल्टा म्यू ये सॉरी डेल्टा म्यू कम नहीं है, डेल्टा म्यू ज़्यादा है। और डेल्टा म्यू ज़्यादा है, इसके बीच का जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या हो गया? वो इंटरवल कम हो गया इस बार। ठीक है बच्चे लोग, तो यानी कि आपने यहाँ सीखा कि डेल्टा म्यू अगर कम है तो इसका मतलब डेल्टा टी ऑटोमेटिक ज़्यादा है। अगर ये सिग्नल पतला है इसका मतलब इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको शार्प सिग्नल आया है। लेकिन अगर आपका ये डेल्टा न्यू का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सिग्नल मोटा मोटा सिग्नल है, आप किसी काम का नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप जो टाइम पीरियड यूज़ कर रहे हैं, जो डेल्टा टी यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने एक नया फॉर्मूला निकाला यहाँ पर कि डेल्टा म्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि आप तो वैसे भी देख चुके हो कि डेल्टा म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा म्यू कम होगा तो डेल्टा टी ज़्यादा होगा, डेल्टा म्यू ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी कम होगा, मतलब डेल्टा म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा म्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में? कि सिग्नल चौड़ा होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक जो आपका जो पल्स इंटरवल होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, मतलब जितना इसको रिलैक्स करने के लिए मिला वो कम होगा। अगर आपका सिग्नल पतला होगा, महीन महीन पतला पतला सिग्नल होगा, तो आपका जो पल्स इंटरवल है वो अच्छे से दिया हुआ रहेगा। अरे बात समझ में? अब आप ये सोच के देखो ना कि मान लो जैसे कि आप स्कूल गए, स्कूल से घर आते आते आपके पापा आपको फ़ोन किए, भाई तो जाओ उधर से सब्ज़ी लेते आओ। जैसे सब्ज़ी लेके आने लगे आपकी मम्मी आपको फ़ोन कर दी कि जाओ मतलब मार्केट से जो है वो फलाना चावल और दाल भी लेते आना। आप उधर से लौटने लगा, आपको भाई फ़ोन करके बोला भैया मेरे लिए फलाना सामान ले आना। यार आप घर आए कहाँ? घर आए कहाँ? इसी तरह से घूमते रह गए। और एक आदमी ओवरऑल आपके घर पे बैठी है, आपकी दादी बोली कि अरे इतना देर कहाँ था, मतलब कि आपका ये जो इंटरवल है, ये जो आपका ये जो सिग्नल का विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत देर के लिए आप घर से बाहर हो गए।
तो आप बोल सकते हो कि दादी जी मुझे पल्स इंटरवल बहुत कम दिया गया, थोड़ी थोड़ी देर पे मुझसे काम करवाया गया, इसलिए आपको मेरा सिग्नल का विड्थ मोटा दिखता है। लेकिन यही अगर ऐसा होता कि आप स्कूल गए, स्कूल से घर आए, 1 घंटे बाद मम्मी ने बोला जाओ बेटा सब्जी ले आओ, आप गए सब्जी लेके आए, फिर 1 घंटे बाद भाई ने बोला कि भैया मेरे फलाना सामान ला दो, वो भी कर दिया, फिर 1 घंटे बाद पापा ने बोला बेटा फलाना काम कर लो, तो आपकी दादी बोलेगी हाँ हाँ मेरा पोता तो घर पे ही बैठा हुआ है तभी से, बीच बीच में जा रहा है। तो फ़र्क है, जहाँ पल्स इंटरवल ज़्यादा वहाँ क्या हो गया, आपको जो सिग्नल विड्थ है वो कम, लेकिन जहाँ पल्स इंटरवल कम वहाँ सिग्नल विड्थ आपको ज़्यादा हो गया। हाई बात समझ में बच्चे लोग? चलिए रिलैक्स हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए पहले इसको। चलिए तो और बताइए, समझ में आया? आप ही को पूछ रहा हूँ, हाँ आप ही को पूछ रहा हूँ, आई बात समझ में? देखिए समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। देखिए आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो का साइज़ छोटा कर दिया है, ठीक है। सभी लोग मुझे बोले सर वीडियो बहुत बड़े हो जा रहे हैं, वीडियो छोटे बनाइए। चलो ठीक है भाई, छोटे वीडियो बनाए, आप लोग अच्छे से देख लो। हालांकि आप लोगों की शिकायत होती है सर वीडियो आप ज़्यादा लंबे बना देते हो, हम देख नहीं पाते। तो चलो भाई ठीक है, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, वीडियो छोटे करूँगा तो ठीक है, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन बच्चे लोग आप एकदम आराम से सीखिए, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। हर एक टॉपिक, ये NMR कौन सी बड़ी चीज़, एकदम इसको तो कान पकड़ के ना ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देंगे NMR को, चक्कर आ जाएगा NMR को। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग सारा सब्जेक्ट तो क्लियर कर देंगे, पूरे NMR को हम लोग बिल्कुल खोल के रख देंगे, तोड़ के रख देंगे। NMR का एक एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवाऊंगा जैसे आपको लगेगा कि सर हवा में सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो बच्चे लोग प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इससे सीख पा रहे हैं कि नहीं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, उस पर सर्च कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, आपको मैं मिल जाऊँगा। उस पर सारे वीडियो नोट्स जो हैं, नोट्स असाइनमेंट अवेलेबल हैं। आइए अपने नोट्स असाइनमेंट लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं, PK सिद्धांत के नाम से मेरी आईडी है। हालांकि पुरानी आईडी मेरी भर गई थी तो मैंने नई आईडी बनाई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे @PK सिद्धांत, ठीक है। और बस लगे रहिए, CSIR NET JRF हो या IIT JAM हो या गेट हो, हम लोग सब कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए मेरे साथ। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।